उत्तर प्रदेश आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी जी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हमारे साथीगण आलोकी, रामी रेड्डी जी, मुकुल, प्रभात और समीम साहब, हमारे संवर्ग के अधिकारियों की धर्म पत्नीगण, संवर्ग के हमारे सहयोगी अधिकारीगण, कुछ बच्चे भी मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, प्यारे बच्चों। शुरुआत रजनीश ने की कि आज कुछ दुख का भी क्षण है और सुख का भी क्षण है। मैं तो कहता हूँ कि हर क्षण जो है सुखद होता है, कोई भी क्षण दुखद नहीं होता है। ये तो जब हम सेवा शुरुआत करते हैं तो तभी हमें जानकारी होती है कि हम सेवा का अंत किस दिन करेंगे, और वो एक सुखद क्षण होता है। ये प्रकृति का अटल नियम है कि जो आता है वो जाता है, जो जन्मता है वो उसका भी अंत होगा। ये प्रकृति का अटल नियम है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। केवल समय की बात है, और यहाँ तो समय भी निर्धारित है, निश्चित है, इसमें कोई अनिश्चय नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही सुखद क्षण है जबकि हमारे 5 सहयोगी साथी एक लंबी यात्रा करके पूरे सम्मान के साथ आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। आपने सुना हमारे 2 अधिकारियों को, एक रामी रेड्डी ने, मैं भी एक पावर इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और वो भी IIT कानपुर से, और मैं भी सोनभद्र का कलेक्टर रहा हूँ। इनफैक्ट रामी रेड्डी आगरा के थे, मैं भी आगरा का कलेक्टर रहा हूँ। लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने सुनाया कि कैसे पावर की स्ट्राइक हुई और उनके अंदर का इंजीनियर जाग उठा और उसने पावर की स्ट्राइक को फेल कर दिया, कमाल की चीज। आपको समीम साहब ने अपना अनुभव सुनाया कैसे नैनीताल जिले में रामगंगा उफान पर थी, लेकिन फिर भी कलेक्टर, वहां के जो और वरिष्ठ अधिकारी और समीम साहब, आप सबने ये परवाह किए बगैर कि हमारा क्या होगा, वो लोगों की रक्षा करने के लिए, लोगों को जीवन देने के लिए, उन्हें भोजन देने के लिए वहां गए। और ऐरावत, क्या बात है, भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत को ये समझ करके आगे करके जाएगा, उस विश्वास भाव से आप उसको पार कर गए, कमाल की चीज है। ऐसा नहीं कि हमारे बाकी 3 अधिकारियों की ऐसे अनुभव नहीं होंगे। मैं तो कहूँगा कि हमारे को संवर्ग के हर अधिकारी को अगर आप अपने खजाने को खोलेंगे तो अनुभवों का एक पूरा का पूरा तांता चल पड़ेगा कि 2 उदाहरण आपको सामने मिला है, 20 उदाहरण आपके सेवा से मिलेगा जब आपने ऐसा कुछ किया जो सामान्य सोच नहीं सकता है। क्योंकि वहां पे ये एक पब्लिक सर्विस है, ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये नौकरी नहीं है। नौकरी करते हैं 10 से 5 वाले, एक पब्लिक सर्विस, एक कमिटमेंट टू द पब्लिक है। और जहां पब्लिक का मैटर सामने आ जाता, वहां पे हम हर चीज को छोड़ करके पता नहीं कहां से ईश्वरीय शक्तियां ऐसी ताकत दे देती हैं कि जिससे हम असंभव को भी संभव कर देते हैं। ऐसे 20 उदाहरण आप अपने सेवा से दे सकते हैं, और हमारे जो बाकी 3 अधिकारी हैं या 5 अधिकारी ऐसे तमाम सारे खजाने से निकाल के दे सकते हैं। तो मैं आपके उस किसी की 32 साल, किसी की 36 साल, किसी की 37 साल की जो लंबी सेवा हुई है, पब्लिक की जो आपने सेवा की है,
मैं उसके लिए सलाम करता हूँ और आप सबको अभिनंदन करता हूँ कि आपने पूरे इज्जत के साथ इस लंबे सफर को पूरा किया। और मैं अपनी तरफ से पूरी शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस शिद्दत के साथ आपने काम किया है आगे उसे बरकरार रखिए, क्योंकि मैंने कहा ये प्रकृति का अटल नियम है, परिवर्तन। क्षणे क्षणे नवामुपैति तदैव रूपम रमणीयताया, ये कालिदास ने कहा मेघदूतम में। जहाँ क्षण क्षण में परिवर्तन है वहीं पे रमणीयता है। जहाँ पे चीजें थम जाती, स्थिर हो जाती है, तो पान में सड़न हो जाती है। वृक्ष में परिवर्तन रुक जाए तो वो मरने लगता है। तो ये तो रमणीयता, जो हमारी रमणीयता है वो उस परिवर्तन में ही है। और ये परिवर्तन का ये क्षण है जो बहुत ही सुखद क्षण है। मैं अपने 5 अधिकारियों को उनके अगली जर्नी के लिए, आगे की यात्रा के लिए मैं बहुत बहुत अपने तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी सनातन संस्कृति में वर्ण व्यवस्था में 4 भाग होते हैं। जो पहला वर्ण व्यवस्था होता है हमारा बाल्यकाल, जिसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य वो अवस्था है जब हम अपने आप को, अपनी तमाम सारी शक्तियों को एक साथ जोड़ते हैं और अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं ताकि हम समाज के काम आ सकें। चाहे हम कृषक बने, वैज्ञानिक बने, दार्शनिक बने, लेखक बने, योद्धा बने, जो भी बने, जिस किसी रूप में हम समाज की सेवा करेंगे, उन सारी शक्तियों को घनीभूत करके अपने आप की वृद्धि करते हैं, अपने आप को बेहतर बनाते हैं। वो हमारी ब्रह्मचर्य अवस्था होती है। दूसरी जो अवस्था आती है वो आती है गार्हस्थ्य की, गृहस्थाश्रम की, जिसमें हम इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इस समाज को एक निरंतरता देने के लिए, अदरवाइज समाज बंद हो जाएगा, निरंतरता देने के लिए हम विवाह करते हैं, कोई सेवा लेते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, जिससे समाज चलता है। जो कोई भी सेवा करते हैं, जैसे हमने एक पब्लिक सेवा आपने की, वो समाज को बढ़ाने के लिए, समाज को निरंतर बनाने के लिए, समाज को जीवन देने के लिए। और तभी हमारी सनातन संस्कृति अनादिकाल से अनंत काल के लिए एक यात्रा कर रही है। ये हमारा होता है गृहस्थाश्रम। उसके बाद तीसरी अवस्था हमारी आती है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ अवस्था में समाज ने जो कुछ भी हमको दिया, किसी को किसी पद पे, किसी को कोई स्थान पे, किसी को इतना धनी बना दिया कि वो दुनिया का सबसे धनियों में एक हो गया, इतना बड़ा योद्धा बना दिया कि सबसे बड़ा योद्धा बन गया। वो जो तमाम सारी चीजें जो समाज ने हमें दी है, जिसको लेके हमने समाज को दिया है, उस चीज को हम समाज को वापस करते हैं। वानप्रस्थ अवस्था में जब हमारी आवश्यकताएं कम हो जाती हैं, लेकिन हम इतने योग्य हो जाते हैं कि हम उसको दे सकते हैं। जैसे कि किसी चीज को ऊपर कर दिए तो उससे चीजें नीचे ही बहती रहेंगी, वो हमारी वानप्रस्थ अवस्था होती है। और फिर चौथी अवस्था होती है संन्यास की। जब हम समाज से निकल करके हम और हमारे परम पिता परमेश्वर, हम दोनों के बीच ऐसा तादाद हो जाता है, जब समाज से हम अलग हो जाते हैं, हम दोनों जुड़ जाते हैं, एक योग हमारा बन जाता है और हम अपने अगले जीवन के लिए, एक नई यात्रा के लिए फिर से अपने आप को तैयार करने लगते हैं। ये हमारी 4 वर्ण व्यवस्था है सनातन धर्म की। और ये आज से नहीं, ये हमेशा हमेशा से ये लागू है, हमेशा हमेशा से चलती आ रही है। ये दूसरी बात है कि हम उसको अलग अलग तरीके से उसका हमने अपभ्रंश कर दिया है। समय अलग हो सकता है, 25 साल 25 साल 25 साल 25 साल, जैसा कि हमारे ग्रंथों में लिखा है। ये 25 की जगह 30 हो सकता है, अगला 25 की जगह 40 हो सकता है, अगला 25 की जगह हो सकता है 10 हो सकता है, अगले 25 की जगह केवल 5 हो सकता है। ये जो समय हम बदल सकते हैं, लेकिन ये चारों अवस्थाएं हमारे जीवन की अंग हैं। तो हमारे ये जो 5 साथी है, एक सफल गृहस्थ आश्रम के बाद मैं कहूंगा कि वानप्रस्थ
अवस्था अब आपके लिए है जब आप समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। मुझसे जो लोग रिटायर्ड होकर के आते पूछते साहब मुझे, क्योंकि मैं अनुभव है भारत सरकार में और ऐसे पदों पर रहा जहाँ बहुत सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स आते रहते, मिलते रहते, बताते रहते कि साहब हमारा वहाँ पे क्या हो रहा है, उधर यहाँ पता करिए कि क्या हो रहा है। मैं पूछता हूँ यार तुम्हें करने के लिए कितना कुछ है, कितना कुछ दे सकते हो, समाज को दे सकते हो। और आज तो बिल्कुल इतना बड़ा एक कैनवास तैयार हो गया, उस कैनवास पे कितनी चीजें कर सकते हो। कुछ नहीं, एक बच्चे को पढ़ा दो, जैसे आप समाज ने पढ़ा करके आप इतना बड़ा युग बना दिया, भारत सरकार का, राज्य सरकार का इतना बड़ा अधिकारी बना दिया, क्या आप एक बच्चे को नहीं ले सकते हो बहुत जिसको आप ये बना सकते हो? क्या आप अपने स्ट्रीट को ठीक नहीं कर सकते हो आज जब देश बदल रहा है? क्या आप कुछ ऐसी वैज्ञानिक सोच नहीं लगा सकते हो जिससे देश बदल सकते हो? कितनी सारी चीजें अगर आप सोचने लगे तो अपरंपार है, करने के लिए बहुत कुछ है। और कार्य करना ये हमारे शरीर का धर्म है। अगर आप गीता पढ़ें, गीता का केवल एक सार है और वो सार है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। केवल कर्म करना ही हमारे शरीर का धर्म है और कोई धर्म नहीं है। जिस दिन ये शरीर कर्म करना बंद कर देगी, शरीर ही बंद हो जाएगी। आपके हाथ में नहीं है, ये स्वतः। तो कर्म तो करना ही है। तो कर्म करना है तो वानप्रस्थ में ऐसा कुछ कर्म करें, क्योंकि आप स्वस्थ भी तभी रहेंगे, आप आगे की जिंदगी भी उतनी सुरक्षित तभी होगी जब आप अपने शरीर के धर्म यानी कर्म के साथ आप जुड़े रहेंगे, तभी ये होगा। बहुत सारे साथी आते हैं, बहुत कुछ कर लिया, बहुत थक गए, अब कुछ नहीं करने को है, अब तो हमें आराम करने को, अब हमें छुटकारा मिला, जेल से मुक्ति मिली। नहीं, इससे आप कभी अलग नहीं हो सकते। इसे हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, हमारे ऐसे तमाम सारे लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है, जिया है। अगर आप इसे महसूस करेंगे तो आपको लगेगा कि हम उससे अलग नहीं हो सकते, और उससे अलग हो गए तो वैसे ही कि जैसे अपच हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, बीमारियां आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ये हमारा धर्म है, शरीर का धर्म है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अपने पांचों साथियों से कि जिस शिद्दत के साथ जैसे आपने सेवा की, आने वाले समय में अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने समाज के लिए, आप जहां भी रहें, रामी रेड्डी साहब हैदराबाद में होंगे, आप कहेंगे हैदराबाद इतना कुछ हो चुका, मुझे करने को क्या है? एक बार सोच के तो देखिए, आपके बगल में ही करने का बहुत कुछ मिल जाएगा, दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कुछ करने को है। क्योंकि देश बदल रहा है और बदलते देश में हर एक को अपनी अपनी आहुति देंगे, तभी जाके देश हमारा बदलेगा। तभी ये देश जो एक हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश को एक नए भारत की जो संकल्पना कर रहे हैं, जो मैं बहुत नज़दीक से उस कल्पना का भाग रहा हूँ, बहुत नज़दीक से मैंने जिया है, सीखा है, काम किया है, उसमें हर एक को आहुति की आवश्यकता है। आज जैसे हमारा प्रदेश बदल रहा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो मैं काम करता हूँ, उनको हर समय जो देखता हूँ, सुनता हूँ, वो तब हो सकता है जब हर एक कोई अपना कुछ कर सकता है। और आप हर एक कोई नहीं है, हर एक कोई नहीं है, आप बहुत प्रिविलेज्ड हैं, बहुत प्रिविलेज्ड हैं। एक बार बाहर निकल कर तो देखिए कि आपकी बाहर की दुनिया कैसी। एक छोटा सा एप्लीकेशन आपके दफ्तर का, जो आदमी आपके सामने खड़ा रहता तो वही नहीं आगे बढ़ने देगा। ये जीवन का सत्य तो वही है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, बहुत नजदीक से देखा है। ये हम लोग जो प्रिविलेज के बाद जब हम वापस आ जाते हैं तो देखिए आपके साथ कैसा किस तरह से बर्ताव होता है, क्योंकि आम आदमी का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। और हम भी अब खास से आम बन जाएंगे आज के बाद। और जब आम बन जाएंगे तो ऐसा कुछ करें कि भविष्य में बगैर खास रहे हुए आम ही खास हो जाए, और वही आने वाला भारत है। तो मैं समझता हूं कि हमारे पांचों अधिकारी जो आपने इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ देश से लिया है, इतना कुछ प्रदेश से लिया है, इतने प्रिविलेज हैं, उन सारे प्रिविलेज को वापस देने का वक्त ये है। शिद्दत के साथ दिए, देखिए कि कितना आनंद आएगा। जो लोग ऐसे भी, कुछ आलोक ने बताया जैसे कि जो बात की उन्होंने, वो कप गिरने वाली बात की, तो आप में भरा बहुत कुछ है, अच्छा भरा है, उस अच्छी चीज को निकालिए ताकि जो है सही चीज समाज तक पहुंचे।
मैं इस अवसर पे मैं बहुत कुछ नहीं बताना चाहता बिकॉज पांचों अधिकारियों को मैं बहुत नज़दीक से देखा हूँ, अलग अलग रूप में देखा हूँ, लेकिन मैं उनके बारे में आज बात नहीं करना चाहता। वक्त नहीं है, वो तो खुद ही बात किया आपने। मैं आपसे इतनी बात करता हूँ कि आपके आगे की जिंदगी बहुत अच्छी हो, आपकी, आपकी पत्नी की, क्योंकि उनके लिए भी एक चैलेंज होगा। अब मैडम जो है जब रामी रेड्डी घर में बैठना चालू करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, आप उनको झेलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ तो वो दफ्तर में फाइलों को पीटते थे और आप आराम से जो पूरे दिन गुजार लेते थे। लेकिन अब आप दोनों को मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं। जो कुछ आपने मुझे बड़ा अभी हाल में बलबीर सिंह बेदी एक बड़े रिनाउंड एंड इलस्ट्रेटेड ऑफिसर हैं हमारे उत्तर प्रदेश कैडर के, IPS ऑफिसर रहे। अभी उनकी किताब, उनकी बेटी ने एक किताब लिखा, प्रीति ने किताब लिखा, उस किताब को विमोचन करने का मुझे मौका मिला। मैं जा नहीं पाया बिकॉज ऑफ मीटिंग्स, लेकिन मैंने लिख करके भेजा, अपनी भावनाओं को लिख करके भेजा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज वो लिटरेचर पे अपना पूरा ध्यान दे रहे हैं, बहुत कुछ लिख पढ़ रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसे हम जो आप ऐसा कुछ करेंगे तो आप दोनों को, और मैं तो प्रार्थना भगवान से, परम पिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा, आप वो शतायु बनाए, आपको स्वस्थ रखें, आप दूसरों को बहुत कुछ दे सके उसके लिए आपको सक्षम बनाए, आपका परिवार खुशहाल हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने एसोसिएशन को कि उन्होंने आज यहाँ पे बुला करके आप सबका यहाँ पे एक मौका दिया, आप सबसे सरोकार करने का। नहीं तो शायद रामी रेड्डी की कहानी मैं सुन न पाता, शायद सबिन साहब की जो इतनी खास कहानी थी सुन नहीं पाता, और उस कहानी किया यहाँ हमने किया। मैं निश्चित समझता हूँ कि आप सबको ऐसी यादें ताज़ा हो जाती हैं, ये बड़े अच्छा अनुभव है। मैं उसके लिए अपने एसोसिएशन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। रजनीश की ये जो शेर व शायरी वाली, ये मुझे नहीं मालूम था, ये तो मैं एज ए रिसर्च चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी में भारत सरकार से नहीं देखता था, लेकिन उन्होंने कभी शेर व शायरी मेरे सामने तो नहीं की थी। आज पहले दिन उनकी अच्छा कुछ जमाते होंगे। आप सारे लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी, आपकी धर्मपत्नी को भी और आपके पूरे परिवार को एक नई जिंदगी, नई शुरुआत, नए उमंग, नए संकल्प के साथ आप चालू करें, और जो कुछ आपने पीछे किया उसको पीछे छोड़कर उससे बहुत आगे बढ़ें। मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद सर, बहुत ही अद्भुत व्याख्यान। और